आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Myself Sarod Hatpade. I am student of Asawa Brothers Commerce Junior College. तो आज के मेरे पीपीटी का टॉपिक है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर 2G स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो 2G स्टैंड फॉर सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी। ये एक सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो फ़ोन कन्वर्जेशन होते हैं वो डिजिटली इनक्रिप्टेड हो सकते हैं और 2G स्पेक्ट्रम की वजह से ही डेटा सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो सकी है। तो अब जान लेते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसीज। स्पेक्ट्रम मेनली बेसिकली स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द मैग्नेटिक वेव्स। तो स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा ही होता है। तो एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या इंडिया में कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो जो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसे 27.2% स्पेक्ट्रम दिया जाता है, 17.1% एरोनॉटिकल को दिया जाता है, 1.4% पब्लिक को दिया जाता है, 3.6% मैरीटाइम को दिया जाता है, 26.7% अदर कमर्शियल को दिया जाता है। एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को 27.2% स्पेक्ट्रम दिया जाता है, 17.1% स्पेक्ट्रम एरोनॉटिकल को दिया जाता है, 1.4% स्पेक्ट्रम अदर पब्लिक को दिया जाता है, 3.6% मैरीटाइम को दिया जाता है, 0.9% पब्लिक सेफ्टी के लिए दिया जाता है, 8.2% ब्रॉडकास्टिंग को और 15.1% मोबाइल कंपनीज को, और जो बचा हुआ 26.7% है वो अदर कमर्शियल को दिया जाता है। तो अभी हमें 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पूरी तरह पता चल चुका है। तो अभी हम देखते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आखिर। तो अभी हमें 2G स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है ये पूरी तरह पता चल चुका है। तो अभी हम देखते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आखिर है क्या। तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एक स्कैम था जिसमें पॉलिटिशियन एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे और इलीगली जो स्पेक्ट्रम था वो कम पैसों में प्राइवेट कंपनीज को बेचा गया था। तो अभी इंडिया का टेलीकॉम बैकग्राउंड देखते हैं। तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 22 टेलीकॉम जोन्स विद 281 जोनल लाइसेंसेस। मींस इंडिया 22 टेलीकॉम जोन्स में डिवाइडेड है जिसमें 281 लाइसेंसेस 2008 तक अलॉट किए गए थे। 2008 में गवर्नमेंट ने नए 122 लाइसेंसेस अलॉट करने की सोची जो कि 2G स्पेक्ट्रम थे। तो जो कि 2001 के प्राइसेस पर और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, यानी जो पहले आएगा उसे पहले सर्विस दी जाएगी। तो द शॉर्टफॉल बिटवीन द मनी कलेक्टेड एंड द मनी दैट द लॉ मैंडेटेड टू बी कलेक्टेड इज एस्टिमेटेड टू बी इन इंडियन रुपीज 1766.4 बिलियन, जो कि यूएस में $29 बिलियन होता है। तो बेसिकली द मेन डिफरेंस मतलब जो गवर्नमेंट की अपेक्षा थी कि जितने पैसे कलेक्ट होने चाहिए और जितने रियली में कलेक्ट हुए उसमें का मेन डिफरेंस था 1766.4 बिलियन इंडियन रुपीज। और जो द शॉर्टफॉल बिटवीन द मनी कलेक्टेड एंड द मनी दैट द लॉ मैंडेटेड टू बी कलेक्टेड इज एस्टिमेटेड टू बी इन इंडियन रुपीज 1766.45 बिलियन, जो कि यूएस में $29 बिलियन के बराबर होता है। यानी कि जो मेन डिफरेंस जिसमें द गवर्नमेंट मैंडेटेड टू बी कलेक्टेड, यानी कि जो गवर्नमेंट की अपेक्षा थी कि जितने पैसे कलेक्ट होने चाहिए और जितने रियली में कलेक्ट हुए उसमें मेन डिफरेंस उसमें का डिफरेंस 1766.45 बिलियन इंडियन रुपीज था। तो अभी 3 स्टेजेस रिपोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो बेसिकली ऑन 2 अप्रैल 2011 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन्होंने बताया था कि द लॉ जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की वजह से जो लॉस हुआ था वो था 3,09,845.5 मिलियन इंडियन रुपीज, जो कि यूएस में 5.1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है। और उसके थोड़े ही दिनों बाद यानी कि 19 अगस्त 2011 को सीबीआई के रिप्लाई में टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने बताया था कि गवर्नमेंट ने 30 बिलियन इंडियन रुपीस से भी ज़्यादा की कमाई इस 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के वक्त की है। और इसमें थर्ड स्टेटमेंट था कपिल सिब्बल, द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड वो कम्युनिकेशन एंड आईटी के मिनिस्टर थे। उन्होंने 2011 में एक प्रेस मीटिंग के दौरान बताया था कि 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के वक्त गवर्नमेंट को जीरो लॉस हुआ है।
Kapil Sibal, the Minister of Communication and IT, claimed in 2011 during a press conference that zero loss was caused by distributing 2G licenses on first come first serve basis. यहाँ कपिल सिब्बल ने बताया 2011 में एक प्रेस मीटिंग के दौरान बताया कि 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के वक्त जीरो लॉस कॉज हुआ था गवर्नमेंट को. CAG कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल के रिपोर्ट के अनुसार जो लाइसेंस इशू किए थे वो बिना किसी अनुभव के टेलीकॉम सेक्टर में बिना किसी अनुभव के और बिना किसी एक्सपीरियंस के फर्म्स को अलॉट कर दिए गए थे और जो स्पेक्ट्रम अलॉट किए गए थे उसकी वजह से गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था और स्पेक्ट्रम एलोकेशन के वक्त किसी भी प्रकार के रूल्स या प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया था. उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लाइसेंसेस अलॉट किए गए थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर कानूनी ठहराव दे दिया और उन्हें उन सबको बैन कर दिया जो कि 2008 में ए राजा के टेन्योर में अलॉट कर दिए गए थे. तो अभी हम देखते हैं कि इस स्कैम में कौन कौन से पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे. तो इस स्कैम में सबसे पहले नाम आता है ए राजा जो कि फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2007 से लेकर 2009 तक टेलीकॉम मिनिस्टर भी रह चुके. द क्रिमिनल ब्रीच तो उन्होंने इस स्कैम की वजह से उन पर पब्लिक मतलब आम जनता का विश्वास का उल्लंघन करने के कारण धारा 409 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर के तहत धारा 120 भी चीटिंग करने के तहत धारा 420 और फॉरगरी के तहत धारा 668 और 661 उन पर लगाई गई. स्टेटस टेकन इन ए राजा को सीबीआई द्वारा 2 फरवरी 2011 को कस्टडी में लिया गया और 9 मई 2012 को यानी लगभग एक साल से भी ज़्यादा के बाद उन्होंने पहली बार बेल के लिए अप्लाई किया और उनकी बेल तो उसके बाद 2 फरवरी 2011 को सीबीआई द्वारा ए राजा को कस्टडी में लिया गया और 9 मई 2012 यानी कि लगभग एक साल से भी ज़्यादा के बाद ए राजा ने बेल के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और उनकी बेल 15 मई 2012 को कोर्ट द्वारा ग्रांट कर दी गई. इस स्कैम में दूसरा नाम आता है एम के कन्नीमोझी जो कि 5 टाइम विनिंग सीएम ऑफ तमिलनाडु एम करुणानिधि की बेटी थी और वह पार्लियामेंट की भी सदस्य थी और वह तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करती थी राज्यसभा में. स्टेटस एम के कन्नीमोझी को सीबीआई द्वारा 20 मई 2011 को कस्टडी में लिया गया और उनकी बेल 28 नवंबर 2011 को ग्रांटेड कर दी गई. उन्होंने लगभग 188 डेज जेल में स्पेंड की. ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन के अलावा इसमें पॉलिटिशियंस के साथ काम करने वाले भी बहुत से लोग इन्वॉल्व थे जिसमें सबसे पहला नाम था सिद्धार्थ बेहुरा जो कि टेलीकॉम सेक्रेटरी थे जब लाइसेंस अलॉट कर दिए गए थे और दूसरा नाम था आर.के. चंदोलिया जो कि ए राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी थे. कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स संजय चंद्रा फॉर्मर एमडी यूनिटेक वायरलेस, गौतम दोषी ग्रुप एमडी रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, हरी नायर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, सुरेंद्र पिपरा वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, विनोद गोयंका प्रोमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डीएम रियल्टी एंड स्वैन टेलीकॉम, शाहिद बलवा प्रोमोटर डीबी रियल्टी एंड स्वैन टेलीकॉम. ये सब कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स थे जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व थे. तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉर्पोरेट कंपनीज इन्वॉल्व थे. तो इसमें यूनिटेक वायरलेस, रिलायंस टेलीकॉम, स्वैन टेलीकॉम, लूप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड, ईसार टेली होल्डिंग एंड ईसार जो कि ईसार टेली होल्डिंग की पेरेंट ग्रुप थी, पेरेंट कंपनी थी. ये सारी कंपनियां इस स्कैम में इन्वॉल्व थी जिसमें से यूनिटेक और स्वैन टेलीकॉम को बिना किसी अनुभव के लाइसेंसेस अलॉट कर दिए गए थे और स्वैन टेलीकॉम उनके कुछ नियमों में नहीं बैठ रहा था तभी भी उसको लाइसेंसेस अलॉट कर दिए गए थे. वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में न बैठते हुए भी उसे लाइसेंस अलॉट कर दिए गए थे. स्वैन टेलीकॉम ने 1537 इंडियन रुपीज में वह स्पेक्ट्रम खरीदा था और उन्होंने उसका 45% स्पेक्ट्रम इटिसलैट नाम की कंपनी को 4200 रुपीज में बेच दिया था. और वैसे यूनिटेक वायरलेस ने 1661 करोड़ रुपीज में स्पेक्ट्रम खरीदा था और उसमें से 60% स्पेक्ट्रम 6200 करोड़ रुपीज में दूसरी कंपनीज को बेच दिया था. करंट स्टेटस तो अभी इस केस का करंट स्टेटस क्या है. तो सीबीआई कोर्ट ने 1700 क्वेश्चन से भरी फाइल ए राजा और उनके अदर पार्टनर्स जो कि इस 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में इन्वॉल्व थे उनको भेजी है और सीबीआई जज जो कि ओपी सैनी ने ड्राफ्ट क्वेश्चनियर विच कंटेन 1718 questions to the advocates representing the 7 accused
यानी कि सीबीआई जज ओपी सैनी ने ड्राफ्ट क्वेश्चन से भरी हुई फाइल जिसमें 1718 क्वेश्चन थे वह इन सारे आरोपियों के वकीलों को भेज दी थी. So like the video and press the subscribe button for more video. Thank you.